क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, मैं रोबोट मूवी को तो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी के ओनर हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको ये यूट्यूब पर क्या फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप जहां पर भी इसे देखने जाएंगे इंटरनेट पर, वहां पर आपको पैसे की मांग की जाएगी और आपको पैसा देना होगा, तभी आप इस फुल मूवी को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी की स्टोरी और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई रिक्वेस्टेड यू कि वीडियो में बने रहें। रोबोट फिल्म का ऑफर लेकर निर्देशक शंकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे। किंग खान को कहानी पसंद आई और वह तैयार भी हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में मतभेद हो गए। इसके बाद शंकर नया फिल्म अपने खास हीरो रजनीकांत के साथ बनाई, जो तमिल में एंधरिन और हिंदी में रोबोट नाम से रिलीज हो रही थी। दक्षिण भारत में रजनीकांत के मुकाबले का कोई सुपरस्टार नहीं है और हिंदी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में नायिका के रूप में ऐश्वर्या राय को लिया गया था। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय फिल्म में इस तरह के इफेक्ट्स पहली बार नजर आए थे। फिल्म को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और इसका बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। चेन्नई स्थित अपनी प्रयोगशाला में डॉक्टर वासी चिट्टी नामक एक रोबोट बनाते हैं ताकि समाज के लिए यह उपयोग साबित हो। 10 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना साकार होता है। इस रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हैं: स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 जेटाबाइट, प्रोसेसर पेंटियम अल्ट्रा कोर, मिलेनिया V2, HFP 450 मोटर। इसे रोबोट की बजाय इंसान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वह नाच सकता है, गा सकता है और मौका पड़े तो लड़ भी सकता है। पानी और आग का इस पर कोई असर नहीं होता। एक इंसान जितने काम कर सकता है वह भी कर सकता है और बेहतर तरीके से। जो कहो उसका यह रोबोट पालन करता है। आदमी तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन चिट्टी ऐसा नहीं है। याददाश्त तो इसकी इतनी तेज है कि पल भर में पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर सकता है। इंसान और इस रोबोट में केवल इतना फर्क है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। यह नहीं जानता कि भावनाएं क्या होती हैं। डॉक्टर वासी चिट्टी को अपग्रेड करते हुए इसके अंदर इमोशन डाल देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि इससे क्या होगा। चिट्टी अब भावनाओं को महसूस करने लगता है। शर्मीली नामक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वह रोमांटिक कविताएं लिखने लगता है और इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता है। कहानी में एक खलनायक भी है। वह इस रोबोट को चुराकर उसकी मदद से बुरे काम कराना चाहता है। क्या डॉक्टर वासी चिट्टी को बचा पाएंगे? क्या रोबोट के जरिए वह जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उसके आड़े चिट्टी का प्यार आ जाएगा? यह फिल्म इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत के फिल्म में डबल रोल हैं, वैज्ञानिक का भी और रोबोट का भी, यानी एक ही टिकट में दो रजनीकांत। रोबोट शंकर द्वारा निर्देशित 1 अक्टूबर 2010 को तमिल, हिंदी और तेलुगु में प्रदर्शित होने वाली एक तमिल फिल्म है। फिल्म के मुख्य सितारे रजनीकांत और ऐश्वर्या राय हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान का है। इसके निर्देशक हैं शंकर और इसके निर्माता हैं कलानिधि मरन, हंसराज सक्सेना। इसके लेखक है शंकर सुजाता। ये मूवी 180 मिनट की भारत में रिलीज हुई थी। भाषा मूल तमिल के साथ हिंदी और तेलुगु में डब संस्करण में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 162 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1020 करोड़ रुपए। दोस्तों, मूवीज़ और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी की भूमिकाओं में नजर आए हैं। एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर,
अरमान वर्मा भी हैं, सहना गोस्वामी, दिलीप दहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम ओ समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, निर्माता हैं गौरी खान, लेखक हैं अनुभव सिन्हा। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जेनी नायर यानी सहना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीक का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीज़ें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम, शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक यानी अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह अपने बेटे का विचार ध्यान में रख गेम को गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और तीनों खिलाड़ियों में से एक केवल तीसरी और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफ़ी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुसिफर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी ना खेल पाने के कारण लुसिफर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुसिफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुसिफर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता के मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें ही नहीं है। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फ़ोन कर मदद मांगता है, जो रावण है, और फ़ोन में यह बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाश का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। जीवन को लेकर सोनिया भारत आ जाती है और जीवन उसे वादा करता है कि वह उन दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल यानी अर्जुन रामपाल को देखकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रतीक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रत्येक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और उसे मार देते हैं। रावण को अपने से मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आ जाते हैं और प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में
कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान शेखर सुब्रमण्यम व जीवन का रोल निभा रहे हैं। करीना कपूर सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभा रही हैं। अर्जुन रामपाल इसमें रावण का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया है और वे टी सीरीज द्वारा 12 सितंबर 2011 को रिलीज किया गया था। पहला सॉन्ग था छम्मक छल्लो, जिसके गायक थे अनोख हमसिस अय्यर। दूसरा सॉन्ग था दिलदार, जिसके गायक थे शफकत अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर रजवानी और क्लिंटन सरेजो। तीसरा सॉन्ग था क्रिमिनल, जिसके गायक थे एकान, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक। चौथा सॉन्ग था भरे नैना, जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर रजवानी, नंदिनी सिरगर। पांचवा सॉन्ग था राइट बाय यूर साइड, जिसके गायक थे सिद्धार्थ कौटो, रफ्तारे। छठा सॉन्ग था रफ्तारे, जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर राजवी। सातवां सॉन्ग था जिया मोरा घबराए, जिसके गायक थे सुखविंदर, विशाल ददलानी। आठवां सॉन्ग था छम्मक छल्लो, जो कि पंजाबी मिक्स में था, जिसके गायक थे एकन हमसिका अय्यर। नवा सॉन्ग था कसम द लाइट, जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। 10वां सॉन्ग था आई एम आइन, जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। इसी तरह और भी सॉन्ग शामिल थे। रावण इज ए 2011 हिंदी लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय अभिनव सिन्हा एंड स्टारिंग शाहरुख खान, अरमान वर्मा, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, सरहना गोस्वामी एंड टॉम यू द प्राइवेट रोल इन द स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव सिन्हा एंड इनका डिलर। Originalized the idea was the Abhinav Sinha go to when is the television commercial and which is the super cutely and expanded. The film is the follow Shekhar Subramaniam Shahrukh Khan, a game designer who created motion based game is the which is the internet is the more powerful than is the protagonist. The former cases from the games and virtual world was the real world. His aim is the kill Lincer and game ID Shekhar son and only player the challenger Ravan power. Recently purpose is the release forced to bring to the one from the virtual world to defeat Ravan and protect them. Directed by Abhinav Sinha, produced by Gauri Khan, written by Abhinav Sinha and Anika Dhulan. Screenplay by Anubhav Sinha, Kaling Dharan and Mustaq Sheikh and David Benullo. Story by Anubhav Sinha, starring Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal, and music by Vishal Shekhar. Cinematography by Nicola Presini and V. Manikdan and Evan Mulligan. Editing by Sanjay Sharma, Marthin Vasan. Production company by Red Chillies Entertainment. Distributed by Red Chillies Entertainment, Eros Now International. Released date 24 November 2011 and in Dubai, and 25 November 2011 in London, and 26 October 2011 in Toronto and worldwide. Running time 156 minutes. Country India. Language Hindi. अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वह मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था।
जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया था। दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियां भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है। रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी। वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही हैं। दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी यह कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में है। जयंतीलाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे।
चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफ़ी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को जुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वे घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है, अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाते हैं। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अबमा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर बटुकनाथ लल्लन मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहाँ से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था। और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। रोबोट फिल्म का ऑफर लेकर निर्देशक शंकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे। किंग खान को कहानी पसंद आई और वह तैयार भी हो गए।
लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में मतभेद हो गए। इसके बाद शंकर ने यह फिल्म अपने खास हीरो रजनीकांत के साथ बनाई, जो तमिल में एंधरिन और हिंदी में रोबोट नाम से रिलीज हो रही थी। दक्षिण भारत में रजनीकांत के मुकाबले का कोई सुपरस्टार नहीं है और हिंदी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में नायिका के रूप में ऐश्वर्या राय को लिया गया था। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय फिल्म में इस तरह के इफेक्ट्स पहली बार नजर आए थे। फिल्म को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और इसका बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। चेन्नई स्थित अपनी प्रयोगशाला में डॉक्टर वासी चिट्टी नामक एक रोबोट बनाते हैं ताकि समाज के लिए यह उपयोग साबित हो। 10 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना साकार होता है। इस रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हैं: स्पीड 1 टेराहर्ट्ज़, मेमोरी 1 जेटाबाइट, प्रोसेसर पेंटियम अल्ट्रा कोर, मिलेनिया V2, HFP 450 मोटर। इसे रोबोट की बजाय इंसान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वह नाच सकता है, गा सकता है और मौका पड़े तो लड़ भी सकता है। पानी और आग का इस पर कोई असर नहीं होता। एक इंसान जितने काम कर सकता है वह भी कर सकता है और बेहतर तरीके से। जो कहो उसका यह रोबोट पालन करता है। आदमी तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन चिट्टी ऐसा नहीं है। याददाश्त तो इसकी इतनी तेज है कि पल भर में पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर सकता है। इंसान और इस रोबोट में केवल इतना फर्क है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। यह नहीं जानता कि भावनाएं क्या होती हैं। डॉक्टर वासी चिट्टी को अपग्रेड करते हुए इसके अंदर इमोशन डाल देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि इससे क्या होगा। चिट्टी अब भावनाओं को महसूस करने लगता है। शर्मीली नामक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वह रोमांटिक कविताएं लिखने लगता है और इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता है। कहानी में एक खलनायक भी है। वह इस रोबोट को चुराकर उसकी मदद से बुरे काम कराना चाहता है। क्या डॉक्टर वासी चिट्टी को बचा पाएंगे? क्या रोबोट के जरिए वे जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उसके आड़े चिट्टी का प्यार आ जाएगा? यह फिल्म इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत के फिल्म में डबल रोल हैं, वैज्ञानिक का भी और रोबोट का भी, यानी एक ही टिकट में दो रजनीकांत। रोबोट शंकर द्वारा निर्देशित 1 अक्टूबर 2010 को तमिल, हिंदी और तेलुगु में प्रदर्शित होने वाली एक तमिल फिल्म है। फिल्म के मुख्य सितारे रजनीकांत और ऐश्वर्या राय हैं। फिल्म का संगीत A.R. रहमान का है। इसके निर्देशक हैं शंकर और इसके निर्माता हैं कलानिधि मरन, हंसराज सक्सेना। इसके लेखक है शंकर सुजाता। ये मूवी है 180 मिनट की भारत में रिलीज हुई थी। भाषा मूल तमिल के साथ हिंदी और तेलुगु में डब संस्करण में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 162 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1020 करोड़ रुपए। दोस्तों, मूवीज़ और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरे की भूमिकाओं में नजर आए हैं, एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर, अरमान वर्मा भी हैं। सहना गोस्वामी, दिलीप दहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम ओ समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, निर्माता हैं गौरी खान, लेखक हैं अनुभव सिन्हा। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जेनी नायर यानी सहाना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीक का अनावरण करते हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीज़ें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम, शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक यानी अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह अपने बेटे का विचार ध्यान में रख गेम को गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और तीनों खिलाड़ियों में से एक केवल तीसरी और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नज़रअंदाज कर देता है।
गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफ़ी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लूसीफर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी ना खेल पाने के कारण लूसीफर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लूसीफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लूसीफर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता के मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रत्येक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें ही नहीं है। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फोन कर मदद मांगता है, जो रावण है, और फोन में यह बता देता है कि वो ही लूसीफर है। तभी जेनी आकाश का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। जीवन को लेकर सोनिया भारत आ जाती है और जीवन उसे वादा करता है कि वह उन दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल यानी अर्जुन रामपाल को देखकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रतीक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रत्येक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और उसे मार देते हैं। रावण को अपने से मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आ जाते हैं और प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान शेखर सुब्रमण्यम व जीवन का रोल निभा रहे हैं। करीना कपूर सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभा रही हैं। अर्जुन रामपाल इसमें रावण का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया है और वे टी सीरीज द्वारा 12 सितंबर 2011 को रिलीज किया गया था। पहला सॉन्ग था छम्मक छल्लो, जिसके गायक थे अनोख हमसिस अय्यर। दूसरा सॉन्ग था दिलदार, जिसके गायक थे शफकत अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर रजवानी और क्लिंटन सरेजो। तीसरा सॉन्ग था क्रिमिनल, जिसके गायक थे एकान, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक। चौथा सॉन्ग था भरे नैना, जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर रजवानी, नंदिनी सिरगर। पांचवा सॉन्ग था राइट बाय यूर साइड, जिसके गायक थे सिद्धार्थ कौंटो, रफ्तारे। छठा सॉन्ग था रफ्तारे, जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर राजवी। सातवां सॉन्ग था जिया मोरा घबराए, जिसके गायक थे सुखविंदर, विशाल ददलानी। आठवां सॉन्ग था छम्मक छल्लो, जो कि पंजाबी मिक्स में था, जिसके गायक थे एकान, हमसिका अय्यर। नवा सॉन्ग था कसम द लाइट, जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। 10वां सॉन्ग था आई एम आइन, जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। इसी तरह और भी सॉन्ग शामिल थे। रावण इज ए 2011 हिंदी लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय अभिनव सिन्हा एंड स्टारिंग शाहरुख खान, अरमान वर्मा, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, सरहना गोस्वामी एंड टॉम द प्राइवेट रोल।
in the script written by Abhinav Sinha and Kankana Dhillon. Originally, the idea was the Abhinav Sinha go to when is the television commercial and which is the super cutely and expanded. The film is the follow Shekhar Subramaniam Shahrukh Khan, a game designer who created a motion based game is the which is the internet is the more powerful than is the protagonist. The former cases from the games and virtual world was the real world. His aim is the kill Lincer and game ID Shekhar son and only player the challenger Ravan power. Recently purpose is the release forced to bring to the one from the virtual world to defeat Ravan and protect them. Directed by Abhinav Sinha, produced by Gauri Khan, written by Abhinav Sinha and Anika Dhulan. Screenplay by Anubhav Sinha, Kankana Dhillon and Mustaq Sheikh and David Benullo. Story by Anubhav Sinha, starring Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal, and music by Vishal Shekhar. Cinematography by Nicola Presini and V. Manikandan and Evan Mulligan. Editing by Sanjay Sharma, Martin Vasan. Production company by Red Chillies Entertainment. Distributed by Red Chillies Entertainment, Eros Now International. Released date 24 November 2011 and in Dubai and 25 November 2011 in London and 26 October 2011 in the Toronto and worldwide. Running time 156 minutes. Country India. Language Hindi. चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफ़ी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को झुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाती है। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अपमा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है,
जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर बतुकनाथ लल्लन, मालपाने और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहां से जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत जो कि वाद्य रचना में था और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी जो कि 1975 में आई थी कि पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वह मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया, थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियाँ भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है।
रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी। वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी यह कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं। निर्माता जयंती लाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में हैं। जयंतीलाल गाड़ा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। रोबोट फिल्म का ऑफर लेकर निर्देशक शंकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे। किंग खान को कहानी पसंद आई और वह तैयार भी हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में मतभेद हो गए। इसके बाद शंकर ने यह फिल्म अपने खास हीरो रजनीकांत के साथ बनाई, जो तमिल में एंधरिन और हिंदी में रोबोट नाम से रिलीज हो रही थी। दक्षिण भारत में रजनीकांत के मुकाबले का कोई सुपरस्टार नहीं है और हिंदी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में नायिका के रूप में ऐश्वर्या राय को लिया गया था। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय फिल्म में इस तरह के इफेक्ट्स पहली बार नजर आए थे। फिल्म को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और इसका बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। चेन्नई स्थित अपनी प्रयोगशाला में डॉक्टर वासी चिट्टी नामक एक रोबोट बनाते हैं ताकि समाज के लिए यह उपयोग साबित हो। 10 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना साकार होता है। इस रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हैं: स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 जेटाबाइट, प्रोसेसर पेंटियम अल्ट्रा कोर, मिलेनिया V2, HFP 450 मोटर। इसे रोबोट की बजाय इंसान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वह नाच सकता है, गा सकता है और मौका पड़े तो लड़ भी सकता है। पानी और आग का इस पर कोई असर नहीं होता। एक इंसान जितने काम कर सकता है वह भी कर सकता है और बेहतर तरीके से। जो कहो उसका यह रोबोट पालन करता है। आदमी तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन चिट्टी ऐसा नहीं है। याददाश्त तो इसकी इतनी तेज है कि पल भर में पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर सकता है।
इंसान और इस रोबोट में केवल इतना फर्क है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, यह नहीं जानता कि भावनाएं क्या होती हैं। डॉक्टर वासी चिट्टी को अपग्रेड करते हुए इसके अंदर इमोशन डाल देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि इससे क्या होगा। चिट्टी अब भावनाओं को महसूस करने लगता है। शर्मीली नामक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वह रोमांटिक कविताएं लिखने लगता है और इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता है। कहानी में एक खलनायक भी है। वह इस रोबोट को चुराकर उसकी मदद से बुरे काम कराना चाहता है। क्या डॉक्टर वासी चिट्टी को बचा पाएंगे? क्या रोबोट के जरिए वह जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उसके आड़े चिट्टी का प्यार आ जाएगा? यह फिल्म इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत के फिल्म में डबल रोल हैं, वैज्ञानिक का भी और रोबोट का भी, यानी एक ही टिकट में दो रजनीकांत। रोबोट शंकर द्वारा निर्देशित 1 अक्टूबर 2010 को तमिल, हिंदी और तेलुगु में प्रदर्शित होने वाली एक तमिल फिल्म है। फिल्म के मुख्य सितारे रजनीकांत और ऐश्वर्या राय हैं। फिल्म का संगीत A.R. रहमान का है। इसके निर्देशक हैं शंकर और इसके निर्माता हैं कलानिधि मरन, हंसराज सक्सेना। इसके लेखक है शंकर सुजाता। ये मूवी 180 मिनट की भारत में रिलीज हुई थी। भाषा मूल तमिल के साथ हिंदी और तेलुगु में डब संस्करण में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 162 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1020 करोड़ रुपए। दोस्तों, मूवीज़ और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरे की भूमिकाओं में नजर आए हैं। एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर, अरमान वर्मा भी हैं। सहना गोस्वामी, दिलीप तहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम ओ समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं। रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, निर्माता हैं गौरी खान, लेखक हैं अनुभव सिन्हा। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जेनी नायर यानी सहाना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीक का अनावरण करते हैं जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीज़ें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम, शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक यानी अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह अपने बेटे का विचार ध्यान में रख गेम को गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और तीनों खिलाड़ियों में से एक केवल तीसरी और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है पर वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफ़ी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लूसीफर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी ना खेल पाने के कारण लूसीफर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लूसीफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लूसीफर बताता है पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता की मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रत्येक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें ही नहीं है। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फ़ोन कर मदद मांगता है जो रावण है और फ़ोन में यह बता देता है कि वो ही लूसीफर है। तभी जेनी आकाश का मरा हुआ शरीर देखती है
और प्रतीक को पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। जीवन को लेकर सोनिया भारत आ जाती है और जीवन उसे वादा करता है कि वह उन दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में माँ डालिया ने अर्जुन रामपाल को देखकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रतीक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रतीक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और उसे मार देते हैं। रावण को अपने से मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आ जाते हैं और प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान शेखर सुब्रमण्यम वह जीवन का रोल निभा रहे हैं। करीना कपूर सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभा रही हैं। अर्जुन रामपाल इसमें रावण का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया है और वे टी सीरीज द्वारा 12 सितंबर 2011 को रिलीज किया गया था। पहला सॉन्ग था छम्मक छल्लो जिसके गायक थे अनोख हमसिस अय्यर। दूसरा सॉन्ग था दिलदार जिसके गायक थे सफत अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर रजवानी और क्लिंटन सरेजो। तीसरा सॉन्ग था क्रिमिनल जिसके गायक थे एकान, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक। चौथा सॉन्ग था भरे नैना जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर रजवानी, नंदिनी सिरगर। पांचवा सॉन्ग था राइड बाय यूर साइड जिसके गायक थे सिद्धार्थ कौटो, रफ्तारे। छठा सॉन्ग था रफ्तारे जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर राजवी। सातवां सॉन्ग था जिया मोरा घबराए जिसके गायक थे सुखविंदर, विशाल ददलानी। आठवां सॉन्ग था छम्मक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था जिसके गायक थे एकान, हमसिका अय्यर। नवा सॉन्ग था कसम द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। 10वां सॉन्ग था आई एम आइन जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। इसी तरह और भी सॉन्ग शामिल थे। रावण इज ए 2011 हिंदी लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय अभिनव सिन्हा एंड स्टारिंग शाहरुख खान, अरमान वर्मा, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, सरहना गोस्वामी and Tom Yu the private role. In the script written by Abhinav Sinha and Kankar Dhillon. Originally, the idea was the Abhinav Sinha go to when is the television commercial and which is the super cutely and expanded. The film is the follow Shekhar Subramaniam Shahrukh Khan, a game designer who created a motion based game is the which is the internet is the more powerful than is the protagonist. The former cases from the games and virtual world was the real world. His aim is the kill Lincer and game ID Shekhar son and only player the challenger Ravan power. Recently purpose is the release forced to bring to the one from the virtual world to defeat Ravan and protect them. Directed by Abhinav Sinha, produced by Gauri Khan, written by Abhinav Sinha and Anika Dhulan. Screenplay by Anubhav Sinha, Kaling Dharan and Mustaq Sheikh and David Benullo. Story by Anubhav Sinha, starring Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal, and music by Vishal Shekhar. Cinematography by Nicola Presini and V. Manikdan and Evan Mulligan. Editing by Sanjay Sharma, Martin Vasan. Production company by Red Chillies Entertainment. Distributed by Red Chillies Entertainment, Eros Now International. Released at 24 November 2011 and in Dubai and 25 November 2011 in London and 26 October 2011 in the Toronto and worldwide.
रनिंग टाइम 156 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफ़ी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को जुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वे घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर जग्गू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है, अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाती है। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अपमा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर बटुकनाथ लल्लन मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहाँ से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था। और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था।
अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वह मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही सिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे, जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियाँ भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है। रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.2 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी। वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। दोस्तों, अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी यह कोई नहीं जानता है, पर इसको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 2 सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और आखिरी रास्ता का रीमेक बनने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता जयंती लाल गाड़ा इन दोनों फिल्मों का रीमेक बनाने की तैयारी कर चुके हैं।
निर्माता जयंतीलाल गांडा कहानी जैसे सुपरहिट फिल्म के निर्माता रह चुके हैं और इन दिनों अंधा कानून और आखिरी रास्ता दोनों फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदने की तैयारी में हैं। जयंतीलाल गांडा ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की इसलिए सोची होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन की 5 फिल्मों के रीमेक बना चुके हैं और वो भी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनके खाते में इतनी रीमेक फिल्में बनी हैं। अमिताभ बच्चन की अब तक की 3 फिल्में डॉन, अग्निपथ और जंजीर के रीमेक बन चुके हैं। जंजीर फिल्म अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, पर डॉन, अग्निपथ जैसी फिल्मों के रीमेक ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। वैसे आजकल हिंदी सिनेमा में सालों पहले बनी फिल्मों का रीमेक बनाना सरल काम नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले सिनेमाघरों में हिम्मत वाला और चश्मे बद्दार फिल्मों की रीमेक रिलीज हुई थी, पर दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाई नहीं की जो सालों पहले हिम्मत वाला और चश्मे बद्दूर ने की थी। कुछ निर्माता और निर्देशक अमिताभ बच्चन की फिल्मों के रीमेक बनाने की चुनौती को सरलता से इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके नाम से ही दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कारण यह भी रहता है कि निर्देशक को निर्माता तथा निर्देशक से उम्मीदें होती हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक बनाते समय उसमें पहले से फिल्म के कुछ अंश तो जरूर डाले होंगे। रोबोट फिल्म का ऑफर लेकर निर्देशक शंकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे। किंग खान को कहानी पसंद आई और वह तैयार भी हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में मतभेद हो गए। इसके बाद शंकर ने यह फिल्म अपने खास हीरो रजनीकांत के साथ बनाई, जो तमिल में एंधरिन और हिंदी में रोबोट नाम से रिलीज हो रही थी। दक्षिण भारत में रजनीकांत के मुकाबले का कोई सुपरस्टार नहीं है और हिंदी भाषी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में नायिका के रूप में ऐश्वर्या राय को लिया गया था। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय फिल्म में इस तरह के इफेक्ट्स पहली बार नजर आए थे। फिल्म को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी और इसका बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। चेन्नई स्थित अपनी प्रयोगशाला में डॉक्टर वासी चिट्टी नामक एक रोबोट बनाते हैं ताकि समाज के लिए यह उपयोग साबित हो। 10 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उनका सपना साकार होता है। इस रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हैं: स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 जेटाबाइट, प्रोसेसर पेंटियम अल्ट्रा कोर, मिलेनिया V2, HFP 450 मोटर। इसे रोबोट की बजाय इंसान भी हम कह सकते हैं क्योंकि वह नाच सकता है, गा सकता है और मौका पड़े तो लड़ भी सकता है। पानी और आग का इस पर कोई असर नहीं होता। एक इंसान जितने काम कर सकता है वह भी कर सकता है और बेहतर तरीके से। जो कहो उसका यह रोबोट पालन करता है। आदमी तो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन चिट्टी ऐसा नहीं है। याददाश्त तो इसकी इतनी तेज है कि पल भर में पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर सकता है। इंसान और इस रोबोट में केवल इतना फर्क है कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है। यह नहीं जानता कि भावनाएं क्या होती हैं। डॉक्टर वासी चिट्टी को अपग्रेड करते हुए इसके अंदर इमोशन डाल देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि इससे क्या होगा। चिट्टी अब भावनाओं को महसूस करने लगता है। शर्मीली नामक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वह रोमांटिक कविताएं लिखने लगता है और इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता है। कहानी में एक खलनायक भी है। वह इस रोबोट को चुराकर उसकी मदद से बुरे काम कराना चाहता है। क्या डॉक्टर वासी चिट्टी को बचा पाएंगे? क्या रोबोट के जरिए वे जो उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं उसके आड़े चिट्टी का प्यार आ जाएगा? यह फिल्म इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत के फिल्म में डबल रोल हैं, वैज्ञानिक का भी और रोबोट का भी, यानी एक ही टिकट में दो रजनीकांत। रोबोट शंकर द्वारा निर्देशित 1 अक्टूबर 2010 को तमिल, हिंदी और तेलुगु में प्रदर्शित होने वाली एक तमिल फिल्म है। फिल्म के मुख्य सितारे रजनीकांत और ऐश्वर्या राय हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान का है। इसके निर्देशक हैं शंकर और इसके निर्माता हैं कलानिधि मरन, हंसराज सक्सेना। इसके लेखक है शंकर सुजाता। ये मूवी 180 मिनट की भारत में रिलीज हुई थी। भाषा मूल तमिल के साथ हिंदी और तेलुगु में डब संस्करण में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 162 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 1020 करोड़ रुपए। दोस्तों, मूवीज़ और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। रावण एक 2011 की भारतीय सुपर हीरो फिल्म है जो अनुभव सिन्हा द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरी की भूमिकाओं में नजर आए हैं। एक कंप्यूटर खेल विकासकर्ता और जीवन सुपर हीरो के रूप में। फिल्म में रावण के रूप में अर्जुन रामपाल हैं। फिल्म में करीना कपूर, अरमान वर्मा भी हैं। सहना गोस्वामी, दिलीप दहिल और चीनी अमेरिकी अभिनेता टॉम ओ समर्थन भूमिका में दिखाई देते हैं।
रजनीकांत, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा अतिथि भूमिका में दिखाई देते हैं। इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, निर्माता हैं गौरी खान, लेखक हैं अनुभव सिन्हा। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस मूवी की लागत थी 125 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 240 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जेनी नायर यानी सहाना गोस्वामी यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्रो इंडस्ट्री की कार्यकर्ता एक नई तकनीक का अनावरण करती हैं, जिसके जरिए डिजिटल दुनिया की चीज़ें असली दुनिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की मदद से लाई जा सकती हैं। शेखर सुब्रमण्यम, शाहरुख खान उसी कंपनी में काम करने वाले को एक नया गेम विकसित करने का आखिरी मौका दिया जाता है। अपने बेटे प्रतीक यानी अरमान वर्मा को प्रभावित करने के लिए अपनी पत्नी सोनिया यानी करीना कपूर के आग्रह पर वह अपने बेटे का विचार ध्यान में रख गेम को गुंडा हीरो से अधिक ताकतवर बनाता है। आकाशी टामू किरदार को शैली, जेनी उसकी प्रोग्रामिंग और शेखर हीरो जीवन को अपनी शक्ल देता है और रावण को बिना शक्ल वाला गुंडा बनाता है, जिसमें जीवन से अधिक शक्तियां हैं। गेम में 3 लेवल होते हैं और तीनों खिलाड़ियों में से एक केवल तीसरी और आखिरी लेवल में एक खास बंदूक की सिर्फ एक गोली से मारा जा सकता है। गेम डिजाइन करते वक्त आकाशी को कुछ गड़बड़ नजर आती है, पर वह उसे नज़रअंदाज कर देता है। गेम जब लॉन्च होता है तो उसे काफ़ी सराहा जाता है और प्रत्येक को वह इतना पसंद आता है कि वह तुरंत उसे खेलना शुरू कर देता है। वह अपने किरदार लुसिफर के नाम से दूसरी लेवल तक पहुंच जाता है, पर आकाशी उसे रोककर घर जाने को कहता है। रावण अपनी बारी ना खेल पाने के कारण लुसिफर को मारने का तय करता है। जब मेन फ्रेम बंद नहीं होता तब आकाशी शेखर को बुलाता है, जिसे कुछ गड़बड़ी नजर आती है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके असली दुनिया में आ जाता है और रावण आकाशी को मारकर उसका रूप ले लेता है। शेखर लुसिफर की तलाश में निकल जाता है। शेखर घर पहुंचने की कोशिश करता है, पर रावण उसे रोक लेता है। शेखर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद का नाम लुसिफर बताता है, पर रावण झूठ पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अपने पिता के मृत्यु की जगह पर रावण के मरने का निशान देखकर प्रत्येक समझ जाता है कि रावण बाहर आ चुका है। वह जेनी के साथ शेखर के ऑफिस जाकर रावण को रोकने के लिए उसका प्रोग्राम खोजता है। तभी उस कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है कि रावण का प्रोग्राम तो उसमें ही नहीं है। फिर प्रतीक को याद आता है कि रावण को रोकने का एक ही तरीका है, जीवन। वो जीवन को असली जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, पर हार्ट न होने के कारण उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वो आकाशी से फ़ोन कर मदद मांगता है, जो रावण है, और फ़ोन में यह बता देता है कि वो ही लुसिफर है। तभी जेनी आकाश का मरा हुआ शरीर देखती है और प्रतीक को पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो हकीकत में रावण है। रावण प्रतीक को मारने के लिए ऑफिस निकल जाता है। जेनी प्रतीक को समझाती है कि रावण उसे मारने आ रहा है, जेनी को नहीं। सोनिया आकर प्रतीक को घर ले जाती है ताकि दोनों भारत लौट सके। रावण दोनों का पीछा करता है, पर जीवन जेनी के कंप्यूटर की मदद से बाहर आकर उन दोनों को बचा लेता है। रावण को धमाके से उड़ा देता है, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और फिर उसका हार्ट जीवन ले लेता है। जीवन को लेकर सोनिया भारत आ जाती है और जीवन उसे वादा करता है कि वह उन दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। रावण जुड़कर वापस जिंदा हो जाता है और एक इश्तिहार में मॉडल यानी अर्जुन रामपाल को देखकर अपना रूप बदल लेता है और जीवन के पीछे निकल पड़ता है। प्रतीक की जन्मदिन पार्टी में रावण सोनिया को सम्मोहित करके उसका रूप ले लेता है और प्रतीक को अगवा कर लेता है। वह जीवन को अपना हार्ट वापस देने को कहता है और सोनिया को मुंबई एक बेकाबू लोकल ट्रेन में छोड़ देता है। जीवन सोनिया को सही वक्त पर बचा लेता है और प्रतीक को बचाने निकल पड़ता है। रावण से सामना होने पर गेम वापस शुरू हो जाता है और प्रतीक जीवन को काबू करने लगता है। एक लंबी लड़ाई के बाद दोनों तीसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। रावण बंदूक से जीवन को मार देता है, परंतु जीवन में उसका हार्ट न होने के आखिरकार वह बच जाता है। इस बात से गुस्सा होकर रावण अपने 10 हमशक्ल बना लेता है। प्रत्येक और जीवन को ध्यान आता है कि केवल एक ही रावण की परछाई गिर रही है और उसे मार देते हैं। रावण को अपने से मिलाकर जीवन वापस डिजिटल विश्व में लौट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया वापस यूके आ जाते हैं और प्रतीक जीवन को वापस असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। इसमें शाहरुख खान, शेखर सुब्रमण्यम और जीवन का रोल निभा रहे हैं।
करीना कपूर सोनिया सुब्रमण्यम का रोल निभा रही हैं। अर्जुन रामपाल इसमें रावण का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। रावण का संगीत विशाल शेखर द्वारा बनाया गया है और वे टी सीरीज द्वारा 12 सितंबर 2011 को रिलीज किया गया था। पहला सॉन्ग था छम्मक छल्लो जिसके गायक थे अनोख हमसिस अय्यर। दूसरा सॉन्ग था दिलदार जिसके गायक थे सफत अमानत अली, विशाल ददलानी, शेखर रजवानी और क्लिंटन सरेजो। तीसरा सॉन्ग था क्रिमिनल जिसके गायक थे एकान, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक। चौथा सॉन्ग था भरे नैना जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर रजवानी, नंदिनी सिरगर। पांचवा सॉन्ग था राइट बाय यूर साइड जिसके गायक थे सिद्धार्थ कौटो, रफ्तारे। छठा सॉन्ग था रफ्तारे जिसके गायक थे विशाल ददलानी, शेखर राजवी। सातवां सॉन्ग था जिया मोरा घबराए जिसके गायक थे सुखविंदर, विशाल ददलानी। आठवां सॉन्ग था छम्मक छल्लो जो कि पंजाबी मिक्स में था जिसके गायक थे एकन, हमसिका अय्यर। नवा सॉन्ग था कसम द लाइट जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। 10वां सॉन्ग था आई एम आइन जो कि थीम इंस्ट्रूमेंट में था। इसी तरह और भी सॉन्ग शामिल थे। रावण इज ए 2011 हिंदी लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म डायरेक्टेड बाय अभिनव सिन्हा एंड स्टारिंग शाहरुख खान, अरमान वर्मा, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, सरहना गोस्वामी एंड टॉम यू द प्राइवेट रोल इन द स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव सिन्हा एंड Kajal Dillon. Originalized the idea was the Abhinav Sinha go to when is the television commercial and which is the super cutely and expanded. The film is the follow Shekhar Subramaniam Shahrukh Khan, a game designer who created motion based game is the which is the internet is the more powerful than is the protagonist. The former cases from the games and virtual world was the real world. His aim is the kill Lincer and game ID Shekhar son and only player the challenger Ravan power. Recently purpose is the release forced to bring to the one from the virtual world to defeat Ravan and protect them. Directed by Abhinav Sinha, produced by Gauri Khan, written by Abhinav Sinha and Anika Dhulan. Screenplay by Anubhav Sinha, Kaling Dharan and Mustaq Sheikh and David Benullo. Story by Anubhav Sinha, starring Shahrukh Khan, Kareena Kapoor, Arjun Rampal, and music by Vishal Shekhar. Cinematography by Nicola Presini and V. Manikdan and Evan Mulligan. Editing by Sanjay Sharma, Marthin Vasan. Production company by Red Chillies Entertainment. Distributed by Red Chillies Entertainment, Eros Now International. Released date 24 November 2011 and in Dubai and 25 November 2011 in London and 26 October 2011 in the Toronto and worldwide. Running time 156 minutes. Country India. Language Hindi. चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफ़ी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को जुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वे घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है, अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण।
त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता, उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाती है। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अम्बा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर बटुकनाथ लल्लन मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की, तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहाँ से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था। और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की, तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। अंधा कानून 1983 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म से रजनीकांत ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की थी। इससे पहले करीब 8 साल के अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत कई सफल तमिल और तेलुगु फिल्में दे चुके थे और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके थे। यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी अंधा कानून में गेस्ट अपीयरेंस करना स्वीकार कर लिया था। आज अपने डेब्यू के 36 साल बाद रजनीकांत सिर्फ हिंदी या तमिल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुके हैं। रजनीकांत की पहली फिल्म से पहले जरा उनके पहले निर्देशक का किस्सा जान लेते हैं, जो वो अक्सर सुनाया करते हैं। वह बताते हैं कि अपूर्वा रंगागल, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जो कि 1975 में आई थी, के पहले भी वे बालाचंद्रन को ऑडिशन देने गए थे। वहां पर रजनीकांत, जो तब शिवाजी राव गायकवाड़ थे, जो उन्हें उस समय के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन के कुछ पॉपुलर डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोलकर दिखाए। रजनीकांत बताते हैं कि उन्हें तब बहुत निराशा हुई जब बढ़िया ऑडिशन के बावजूद बालचंद्रन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें खुद का कोई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। वे मानते हैं कि उस महान फिल्मकार की इसी एक सलाह ने उन्हें शिवाजी राव से रजनीकांत बनने के लिए जरूरी एक खूबी ढूंढने को प्रेरित किया। बाद में इस जोड़ी ने करीब दर्जन भर सुपरहिट फिल्में की, जिनमें रजनीकांत को थलाइवा बनाया। थलाइवा यानी बॉस। रजनीकांत ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अविश्वसनीय एक्शन और कविताएं संवाद बोलने का चलन शुरू किया था, जो आज भी कायम है। यह स्टाइल उस दौर की तमाम क्षेत्रीय फिल्मों में तो खासा पॉपुलर रहा, लेकिन इनसे सजी हिंदी फिल्मों को बी ग्रेड माना जाता था। रजनीकांत इस स्टाइल के साथ जब खुद बॉलीवुड पहुंचे तो कहानी एकदम बदल गई। झटके से चश्मा पहनने का अंदाज रजनीकांत ने हिंदी दर्शकों को अपनी पहली फिल्म के जरिए ही दिखा दिया की जगह सिखा दिया, इसलिए कि
फिल्म के रिलीज होते ही न सिर्फ उनका स्टाइल बल्कि वह गॉगल्स भी खासे डिमांड में आ गए थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे। बाकी उनका हेयर स्टाइल तो इस कदर पॉपुलर हुआ कि वह खुद भी सालों से इसे ही दोहराते रहे। फिल्म में कुछ दृश्यों में रजनीकांत का ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक गॉगल्स वाला लुक आपको रोबोट फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नजर आने वाले चिट्टी द रोबो की याद भी दिला देता है। फिल्म में रजनीकांत के किरदार पर आए तो उन्हें विजय यानी वह नाम दिया गया था जो ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन का स्क्रीन नेम रहा था। देखा जाए तो अकेला यह नाम ही उनके कंधों पर ढेर सारा बोझ लादने के लिए काफ़ी था। इस पर फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद भी मौजूद थे और उनके अलावा हेमा मालिनी और रीना राय जैसी अभिनेत्रियां भी थी। इनके भारी भरकम सितारा कद के बावजूद फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं जिनके बारे में कहा जा सके कि यहाँ पर रजनीकांत जरा साइड में चले गए। हर डेब्यू करने वाले कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि बड़े नामों के आगे भी दर्शक यह न भूले कि फिल्म का नायक वह है। रजनीकांत ने पूरी फिल्म में यह बात याद रखने में पूरी सफलता हासिल की है कि उनका यह मिजाज आज भी कायम है और यही वजह है कि सालों साल उनकी फिल्मों की टिकटें अपनी असल कीमत से कई गुना अधिक पैसे में बिकती आई हैं। नवंबर 2018 में रिलीज हुई 2.0 की टिकटों की कीमत तो लगभग 1600 रुपये तक पहुंच गई थी। वह भी तब जब आलोचकों ने भर भर कर इस फिल्म की बुराइयां लिखी थी। नायकत्व के जिस गिरेशट को क्रांतिकारी बताते बॉलीवुड आज आघात नहीं है, रजनीकांत ने अंधा कानून में वही शेड अपनाया था। फिल्म में वह इस बात के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। इससे पहले भी रिवेंज फिल्मों में इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें नायक के अपराधी बनने को जस्टिफाई करने का दबाव हमेशा नजर आता था। मजबूरन और ठेंगा दिखाकर गिरे हीरो बनने का फर्क रजनीकांत ने ही हमें अपनी इस फिल्म में बताया था। आने वाले वक्त में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाने वाला महानायक बनना था और वह दूसरे चुटकुले में पाया जाने वाला किरदार भी, लेकिन उनका अंदाजा आप सिर्फ अंधा कानून देखकर ही नहीं लगा सकते। अंधा कानून और आखिरी रास्ता की मंजिल क्या होगी क्या कोई नहीं जानता है, पर आपको तैयार करने के लिए और इसका जादू फिर से जनता के दिल पर चलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की